हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ाई में बिजी होंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस धमाकेदार दमदार वीडियो में हम साइंस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, मेरा दावा है यदि आप किसी ने कोई भी एग्जाम दिया है तो साथियों आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद कहेंगे कि हाँ, ऐसे ही प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। साथियों, इस वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे उनमें से अधिकतर प्रश्न आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। और साथियों आप ध्यान दीजिएगा, आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड। आपको कोई एक कंडीशन दे दी जाती है और वहाँ से प्रश्न बना दिया जाता है। तो साथियों वीडियो को ध्यान से देखना, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विज्ञान से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को जाया ना करते हुए वीडियो को धुआं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, आपसे पूछा गया कि थर्मोस्टेट जो यंत्र है वह क्या करता है। ऊष्मा मापता है, तापक्रम मापता है, किसी निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है या फिर किसी निकाय का दाब स्वयं नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किसी निकाय का तापक्रम यह अपने आप नियंत्रित करता है। क्या? थर्मोस्टेट। साथियों थर्मोस्टेट आपने सुना होगा, यह वह यंत्र होता है जो किसी निकाय का तापक्रम अपने आप नियंत्रित करता है, अर्थात कंट्रोल करता है। और इसकी सहायता से किसी भी निकाय का तापक्रम वांछित स्तर पर रखा जा सकता है, अर्थात जितना आप चाहते हो उतना तापक्रम रखा जा सकता है इस थर्मोस्टेट यंत्र की मदद से। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। साथियों मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपको विधिवत समझाने का भी, ताकि आपको समझ के साथ यदि आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें जल्दी बैठ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों पकता है। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं, आप इन विकल्पों को ध्यान से पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, इसलिए जो है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। आपने अक्सर सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि जब पहाड़ी में ऊपरी इलाके में जाते हैं, अर्थात पहाड़ों पर जाते हैं, तो खाना देर में पकता है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है और खाना उसमें पकाया जाता है। तो ऐसा उसमें होता क्या है, तो फ्रेंड्स देखिए, उसमें होता यह है कि जब अधिक दाब होगा, जब प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, तो जो पानी है वह अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो पानी जल्दी उबल जाएगा, और जल्दी उबल जाएगा तो खाना देर में पकेगा। इसलिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अधिक दाब क्रिएट करके उसमें जो तापक्रम है, जो टेम्परेचर है, वह अधिक तापमान पर वह पानी उबलता है। इसलिए जो है खाना प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे सही नहीं पूछा गया, अर्थात कौन सा कथन गलत है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, क्या यह गलत है? नहीं, है तो सही है। बी है आपका कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। सी है एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है, अर्थात जो ह्यूमिडिटी है उसको नियंत्रित नहीं करता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है, दोनों वायु की गति कंट्रोल करते हैं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। जो एयर कंडीशनर है वह आपका ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, लेकिन जो एयर कूलर होता है वह आपकी आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में और समझा दूं। देखिए यदि किसी स्थान की जलवायु उपयुक्त परिस्थितियों के अनुसार नहीं होती है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ फिर जलवायु मनुष्य के लिए आरामदेह और स्वस्थकर नहीं होती, स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती। इसलिए जो है एयर कंडीशनर और एयर कूलर द्वारा इन परिस्थितियों को कंट्रोल किया जाता है, ताकि मनुष्य आरामदेह परिस्थिति में रह सके। और मनुष्य को आरामदेह परिस्थिति में रहने के लिए जो टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स, वह कितना होना चाहिए, वह आपका 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, जो नॉर्मल कंडीशन होती है टेम्परेचर की। और जो आपेक्षिक आर्द्रता होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, वह आपकी 60 से लेकर 65 तक होनी चाहिए। और जो एयर की जो मोशन है, जो वायु की गति है, वह फ्रेंड्स आपकी 0.75 मीटर पर मिनट से 2.5 मीटर पर मिनट होने चाहिए। कितने? 0.75 मीटर पर मिनट से 2.5 मीटर पर मिनट के बीच में लगभग होना चाहिए मनुष्य को आरामदेह परिस्थिति के लिए। ये सब चीज़ें जो कंडीशन है ये अप्लाई होती है। और यदि ऐसा नहीं होता तो फिर वहाँ पर एयर कंडीशनर और एयर कूलर की मदद ली जाती है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्यों। देखिए साथियों, सारे प्रश्न आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और ऐसे ही धमाकेदार मिलेंगे और एप्लीकेशन बेस्ड मिलेंगे, और आजकल ऐसे ही प्रश्न बन भी रहे हैं। और जो चीज़ें हमारे आसपास घटित होती है अक्सर उन पर प्रश्न बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा फायदेमंद या आरामदेह होता है, क्या ऐसा क्यों होता है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वह आएगा ऑप्शन नंबर ए।
वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। देखिए साथियों, हम सफ़ेद कपड़े इसलिए पहनते हैं, जब सफ़ेद कपड़ों पर सूरज की किरणें या प्रकाश पड़ता है तो उस पर जो पड़ने वाली ऊष्मा है, जो प्रकाश है, वह परावर्तित होने लगता है। इसलिए जो है, जो गाय और भैंसों में यही अंतर होता है। फ्रेंड, जो काले कलर के जो जानवर होते हैं या भैंस होती है, जैसे आप भैंस और गाय में तुलना करके देखिए, जो भैंस होती है उसको गाय की अपेक्षा ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि जो भैंस का काला रंग है वह ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करता है, लेकिन जो गाय का सफ़ेद रंग है, जो सफ़ेद कलर की गाय होती है, उनको गर्मी कम लगती है, धूप कम लगती है और वे धूप में ज़्यादा देर तक खड़ी रह सकती है, क्योंकि उन पर जो पड़ने वाली ऊष्मा, जो सूर्य का प्रकाश होता है फ्रेंड्स, वह सफ़ेद रंग के कारण परावर्तित होने लगता है। इसलिए गाय की अपेक्षा भैंस को गर्मी ज़्यादा लगती है, धूप ज़्यादा तेज लगती है और गाय को कम लगती है। तो यही कारण है कि सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह इसलिए होता है कि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? आपके सामने 4 कंडीशन दी गई है, 4 विकल्पों के माध्यम से। आप चारों को ध्यान से पढ़िएगा और मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो श्रव्य और दृश्य है, अर्थात सुनाई देना और दिखाई देना, ये दोनों एक साथ शुरू होते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये दोनों ही एक साथ शुरू होते हैं, लेकिन हमें ये अलग अलग महसूस होते हैं। जब टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो श्रव्य और दृश्य अर्थात सुनाई देना और दिखाई देना दोनों एक साथ शुरू होते हैं, लेकिन ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण जो ध्वनि होती है वह बाद में सुनाई पड़नी चाहिए। परंतु टेलीविजन में या फिर टीवी में, एलईडी में, किसी में भी, उनमें ऑडियो सिंक्रोनाइजर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको लगा करके इस त्रुटि को अर्थात इस कमी को दूर किया जाता है। जो ये अलग अलग आगे पीछे सुनाई देती है, अर्थात ध्वनि पहले और दृश्य बाद में दिखाई देता है, तो उसको एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है ऑडियो सिंक्रोनाइजर, उसको लगा करके इस कमी को दूर करके इन दोनों को एक साथ लाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या फिर द्रव्यमान घटता है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन, जो वॉल्यूम है, वह क्या होती है? वह डिक्रीज होती है, वह घटती है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत बनते हैं। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है और यूजफुल लगती है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर किया गया, ताकि हमें हौसला मिल सके। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का सफेद रंग, जो उसका धवल रंग होता है, वह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, लैक्टोज, एल्बुमिन, कैरोटीन या फिर कैसीन। देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें हमारे आसपास घटित होती हैं ये, और हम रोजमर्रा के जीवन में इन्हें इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं जो हमारे आसपास घटनाएं घटित होती है उनके आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कैसीन। कैसे? तो फ्रेंड्स, जो दूध का सफेद रंग होता है वह जो कैसीन नाम का एक पदार्थ होता है उसमें उपस्थित, उसके कारण होता है सफेद रंग। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डेंगू बुखार में मनुष्य के शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? अक्सर गर्मियों के सीजन में, गर्मियों के मौसम में हमें डेंगू बुखार बहुत पीड़ित करता है। तो उस डेंगू बुखार में ऐसा क्या होता है जो मनुष्य उससे निजात पाने के लिए तरह तरह के इस्तेमाल करता है, तरह तरह के औषधियों का प्रयोग करता है? तो फ्रेंड्स, जो डेंगू बुखार में हमारे शरीर में कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो डेंगू एक बीमारी है फ्रेंड्स, जो मादा एडीज मच्छरों के काटने से होता है। किससे? मादा एडीज मच्छरों के काटने से होता है डेंगू। और इस रोग में तेज बुखार के साथ साथ शरीर के जो उभरे हुए चकते होते हैं, शरीर पर चकते उभर जाते हैं और उनसे खून रिसने लगता है। इसलिए इस बीमारी में मनुष्य शरीर में रुधिर प्लेटलेट्स, जो ब्लड की प्लेटलेट्स होती है फ्रेंड्स, उनकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? यहां पर इसको स्वच्छ कर लीजिए फ्रेंड्स, स्वच्छ। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा साफ करती है, स्वच्छ करती है? अवशोषण, अधिशोषण, स्कंदन या फिर अपोहन? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, आपने नाम बहुत कम सुना होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदन। देखिए साथियों, जो फिटकरी होती है, जब हम इसे गंदे पानी में डालते हैं तो रासायनिक स्कंदन की एक प्रक्रिया होती है, एक सिस्टमेटिक तरीके से रासायनिक एक प्रक्रिया होती है, और उसके द्वारा गंदे पानी को स्वच्छ जल में बदल दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। और फिटकरी को गंदे जल में मिलाने पर जो जल शोधन होता है वह क्रमशः किसके कारण होता है? स्कंदन के दौरान होता है। स्कंदन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जो हम कोगुलेशन होता है,
कोगुलेशन और ऊर्णन, एक होती है ऊर्णन जिसे हम फ्लोकुलेशन कहते हैं, और एक होता है अवसादन जिसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन, इन तीनों के द्वारा ही यह प्रक्रिया पूर्ण होती है और उसके बाद में ही जो गंदा पानी होता है उसको साफ कर दिया जाता है। किसके कारण? रासायनिक स्कंदन प्रक्रिया के माध्यम से। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पीतल में कौन सी धातु होती है? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट। तांबा निकिल, निकिल जस्ता, मैग्नीशियम जस्ता या फिर तांबा और जस्ता? मोस्ट इंपोर्टेंट है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, पीतल में होता है आपका तांबा और जस्ता। चलिए, कई बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, जो समुद्री जल होता है उसे शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के माध्यम से बदला जा सकता है? प्रस्वेदन, उत्फुल्लन, विद्युत पृथक्करण या फिर उत्क्रम परासरण? ये शब्द बड़े अजीब लग रहे होंगे आपको, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न अक्सर बनते हैं और हम कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम उत्क्रम परासरण। और चलिए थोड़ा सा डिटेल समझा देते हैं फ्रेंड्स। जो उत्क्रम परासरण होता है इसको क्या कहते हैं हम? रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को ही उत्क्रम परासरण हिंदी में कहते हैं। और ये एक छनन विधि होती है, छानने की विधि होती है। अर्थात इस छानने की विधि के द्वारा जल शोधन किया जाता है और ये एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है। अर्थात छानने की विधि द्वारा जो हम रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं उसके द्वारा जल को शोधन किया जाता है और इसे हम एक विशिष्ट प्रक्रिया कहते हैं। और इसी विधि के द्वारा, इसी सिस्टमेटिक प्रक्रिया के द्वारा जो समुद्र का जल होता है फ्रेंड्स वह शुद्ध कर दिया जाता है। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्क्रम परासरण। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, इसको आप परासरण करिए। परासरण यहाँ पर रह नहीं है, परासरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, छाप लीजिएगा, 5 स्टार क्वेश्चन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? एसिटिक अम्ल बनता है, एस्कोर्बिक बनता है, या सिट्रिक अम्ल बनता है, या फिर लैक्टिक एसिड बनता है? कौन सा एसिड बनता है जब दूध से दही बनती है उस प्रक्रिया के दौरान? आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल बनता है जब दूध से दही बनती है उस दौरान। कौन सा? लैक्टिक एसिड। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? देखिए कितना जबरदस्त और धमाकेदार प्रश्न है फ्रेंड्स। लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनो जीवाणु या फिर डाइटम? तो फ्रेंड्स इसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, डाइटम। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, डाइटम। कैसे होता है साथियों? जो एक कोशिकीय डाइटम होता है वो जीव समूह का प्रयोग होता है। जो कोशिकीय डाइटम होता है यह जीव समूह का प्रयोग होता है और इसे साल्विन 350 परीक्षण में, कौन सा? साल्विन। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है अक्सर कि साल्विन जो 350 विधि होती है यह किसके परीक्षण के लिए काम आती है? तो जो साल्विन 350 जो विधि होती है परीक्षण की, यह डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है कि आखिर जीव की जो मृत्यु हुई है वह डूबने से हुई है कि नहीं हुई है। इस विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए। किसका? डाइटम विधि का। चलिए, और इसे हम कहते हैं साल्विन 350 परीक्षण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14, मैमथ किसके पूर्वज हैं? फ्रेंड्स मैमथ एक इन चारों में से किसी एक जीव के पूर्वज होते हैं जिन्हें मैमथ कहा जाता है। और पूर्वज किसे कहते हैं हम? एंसेस्टर। बताइए मैमथ किसके एंसेस्टर हैं? कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का या फिर हाथी का? तो फ्रेंड जो मैमथ होते हैं वह हाथी के पूर्वज कहलाते हैं। किसके? हाथी के। हालांकि अब यह जो प्रजाति है यह विलुप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी कई बार पूछा जा सकता है कि जो मैमथ होता है किसके पूर्वज कहते थे? तो मैमथ को कहते हैं फ्रेंड्स हाथी के पूर्वज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, ऑर्क्योप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी अर्थात कनेक्टिंग रिंग है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑर्क्योप्टेरिक्स। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरीसृप और पक्षी। इन दोनों की जो है कनेक्टिंग रिंग है कौन सी? ऑर्क्योप्टेरिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि फेरोमोन्स पाए जाते हैं। जो फेरोमोन्स है फ्रेंड्स वह किस में पाए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कीटों में, सांपों में, पक्षियों में या फिर चमगादड़ में? आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कीटों में। फेरोमोन्स पाए जाते हैं आपके कीटों में। और जो फेरोमोन्स होते हैं फ्रेंड्स ये है क्या? पहले तो आप फेरोमोन्स समझिए। तो फेरोमोन्स क्या है? एक रसायन है, एक प्रकार का यह रसायन है जो कीटों के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। और यह है क्या करता है?
ये भी पूछा जा सकता है कि फेरोमोन्स करता क्या है, जो रसायन होता है। तो फ्रेंड्स जो रसायन होता है यह है विपरीत लिंगी कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का और स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करता है। जो विपरीत लिंगी कीट होते हैं दूसरे, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए और उनके स्वभाव को निर्धारित करने का काम करता है कौन सा? फेरोमोन्स नाम का एक रसायन जो पाया जाता है आपका कीटों में। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए फ्रेंड्स, हमारी वीडियो में आपको 2-4 मिनट का समय एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन आपको हम हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पराजीनी फसल जिसे हम ट्रांसजेनिक क्रॉप कहते हैं, तो स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? जो स्वर्ण चावल है जिसे हम सोने का चावल कहते हैं फ्रेंड्स, जिसे हम पराजीनी फसल या फिर ट्रांसजेनिक क्रॉप कहते हैं, पराजीनी फसल, तो किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए के लिए, आवश्यक अमीनो एसिड के लिए, इंसुलिन के लिए, या फिर लाक्षणिक मंड के लिए। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये स्वर्ण चावल है जिसे हम ट्रांसजेनिक क्रॉप कहते हैं, स्वर्ण चावल, तो इसको किस लिए तैयार किया गया है, किसकी आवश्यकता के लिए किया गया है? विटामिन ए की, या फिर अमीनो अम्ल की, इंसुलिन की, या फिर लाक्षणिक मंड की? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की। जो पराजीनी फसल होती है स्वर्ण चावल, इसका विकास फ्रेंड्स पादप विज्ञान के प्रसिद्ध संस्थान कौन सा है? स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा सन 2000 ईस्वी में किया गया था इसका विकास। और क्यों किया गया था? कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से विकसित ये जो प्रजाति होती है जिसे बीटा कैरोटीन से संपन्न प्रजाति कहते हैं। किससे? बीटा कैरोटीन से। और जो बीटा कैरोटीन होती है आप जानते हैं कि इसमें सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। अर्थात जो बीटा कैरोटीन से संबंधित जो प्रजाति होती है फ्रेंड्स, उसमें सबसे अधिक विटामिन ए होता है, और विटामिन ए का ये प्रमुख स्रोत होता है कौन सा? बीटा कैरोटीन युक्त प्रजाति। और इसीलिए फ्रेंड्स विटामिन ए की पूर्ति के लिए ही जो ये स्वर्ण चावल की फसल है इसको विकसित किया गया, इसको तैयार किया गया। किसके द्वारा? स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा सन 2000 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि मिनीमाता रोग का कारण क्या है? पारा, कैडमियम, सीसा, या फिर जस्ता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारा। मिनीमाता रोग का कारण है पारा। और क्यों है? क्योंकि पारे की जो विषाक्तता होती है उससे मिनीमाता नामक एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है, और इस रोग का प्रमुख लक्षण होता है गतिभ्रंश, हाथ व पैरों में शून्यता, अर्थात जो हाथ पैर शून्य हो जाते हैं, आवाज़ में हमारी कमजोरी आ जाती है, और जो मांसपेशियां होती है उनमें कमजोरी आ जाती है, और दृष्टिक्षरण होता है, अर्थात देखने की जो क्षमता होती है उसमें कमी होती है। अर्थात इसके कई लक्षण होते हैं, कई इसके लक्षण दिखाई देते हैं मिनीमाता रोग के। और जो होता है किसके कारण? न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम के कारण। और मिनीमाता में ही न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम पाया जाता है। और ये क्या होता है? एक विषाक्त होता है, विषाक्तता इसमें पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको इसके लक्षण भी बता दिए, हाथ पैरों में शून्यता, आवाज़ में कमजोरी, और गतिभ्रंश, अर्थात जो हम चलते हैं तो हम टेढ़े मेढ़े चल जाते हैं, हमारी जो चाल है वह बिगड़ जाती है। चलिए और भी इसके कई लक्षण हैं। आवाज़ में कमजोरी मैंने आपको बता ही दिया, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, और दृष्टिक्षरण होता है, अर्थात जो हमारे देखने की क्षमता होती है उसमें भी कमी आ जाती है। किसके कारण? आपके मिनीमाता रोग के कारण, जो एक विषाक्त जीवाणु के कारण फैलता है और जिसका नाम है न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, सीवी रमन ने, एच.जे. भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने, एच खुराना ने। पहले भी आपको कई बार बता दिया गया, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने ही ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और ये ब्लैक होल है क्या? तो फ्रेंड्स यह एक खगोलीय घटना है, और इसमें जो है बड़े बड़े जो पिंड होते हैं वह इसमें समा जाते हैं अपनी ओर, यह उनको खींच लेता है ब्लैक होल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? 5 स्टार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छाप लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। साथियों जो नाभिकीय रिएक्टर होता है इसमें मंदक के रूप में हम ग्रेफाइट को यूज करते हैं, और या फिर D2O जिसे हम भारी जल कहते हैं उसका भी प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। साथियों जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, आपको मैंने बता दिया। रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम जिसे हम -235, यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम -239 इनका प्रयोग किया जाता है। और रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का भी प्रयोग कर सकते हैं, भारी जल या फिर ग्रेफाइट, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। और जो मंदक होता है, मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है।
क्या करता है, रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को यह स्लो कर देता है। और रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ होती है, कंट्रोलिंग रोड होती है, उसके रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, कैडमियम या फिर बोरान छड़ का भी उपयोग करते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रिएक्टर में जो कंट्रोलिंग रोड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो कैडमियम या फिर बोरान की रोड का प्रयोग करते हैं, छड़ का प्रयोग करते हैं। और नाभिकीय रिएक्टर से जो प्राप्त हमें नाभिकीय ऊर्जा होती है, उससे हम क्या करते हैं, उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, उससे हम बिजली उत्पादित करते हैं। और रिएक्टर में और भी अनेक प्रकार के समस्थानिक उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिनका उपयोग हम चिकित्सा में कर सकते हैं, विज्ञान में या फिर कृषि आदि में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपकी पूरी कोशिश की आपको समझाने की, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ भी गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आज यही समाप्त होती है। आज का प्रश्न हम आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़े जा रहे हैं, और इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। आपको बताना होगा कि वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात जो हमारे गाड़ियों में जो बैक मिरर होता है, पीछे देखने का जो शीशा होता है, उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यदि आपको मालूम है तो फ्रेंड्स डिटेल के साथ में कोशिश करिएगा प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखने की। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी। क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे यूजफुल है, एप्लीकेशन बेस्ड अधिकतर क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल दिल से लाइक करिएगा, थम्स अप दिखा दीजिएगा, और अपने सभी साथियों में शेयर भी कर दीजिएगा। यदि कोई आपका सुझाव है तो आप वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न के सही जवाब के साथ साथ कमेंट में अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। यदि किसी भाई बहन ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और सफलता के कदम